गुड मॉर्निंग रोजिशा। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जाति या कास्ट। अंग्रेज़ी में कास्ट कहते हैं। जाति जाति शब्द अंग्रेज़ी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है और कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मतभेद तथा जाति। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा विद्वान ने लगाया। उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबॉय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। जाति की परिभाषा अर्थ जाति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। केतकर के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। एक, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। ब्लंट के अनुसार जाति एक अंतर्विवाही समूह तथा अंतर्विवाही समूहों का संकलन है। जाति एक अंतर्विवाही समूह अथवा अंतर्विवाही समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होती है, जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इसके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होते हैं। ये ब्लंट की जो मैंने आपको बताई है पूरी परिभाषा है जो उन्होंने जाति के संदर्भ में दी है। कूले के शब्दों में यदि हम जाने तो जब एक वर्ग पूर्णता आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगी, मजूमदार एवं मदान एवं कूले ने जो परिभाषाएं दी हैं, जो परिभाषा दी है मजूमदार एवं मदान ने और कूले ने, उन दोनों की परिभाषा पर इस बात पर बल दिया गया है कि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खानपान, विवाह, पेशा यानी व्यवसाय और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। जाति की विशेषताएं। एन के दत्ता ने जाति की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उन्हें अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक, जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। जातियों में उच्च और नीच का एक संस्तरण होता है जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य रूप से शिखर पर है। व्यक्ति की जाति उनके जन्म के आधार पर ही और व्यक्ति की जाति उनके जन्म के आधार पर ही आजीवन के लिए निश्चित होती है। संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित होती है। ध्यान दीजिए, ये छठी विशेषता उन्होंने बताई है, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित
होती है। डॉक्टर घूरे ने जाति की 8 विशेषताओं का उल्लेख सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक ये विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख डॉक्टर घूरे ने किया है। अब मैं आपको डॉक्टर घूरे ने जिन विशेषताओं का वर्णन किया उसके बारे में एक एक करके बताने जा रही हूँ। सबसे पहले समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद, कार्य निश्चित है। घूरे कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर अपना नियंत्रण रखती है और उनसे जातीय नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना किया जाता है और कभी कभी उसे जाति से बहिष्कृत यानी निकाल दिया जाता है। दूसरा, संस्तरण। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति एक समान नहीं है, बल्कि उनमें उच्च और नीच का संस्तरण या उतार चढ़ाव पाया जाता है। उच्च नीच की व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का स्थान इस संस्तरण में सबसे नीचा है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय एवं वैश्य ब्राह्मणों और शूद्रों के मध्य में है। जन्म पर आधारित होने के कारण इस संस्तरण में स्थिरता एवं दृढ़ता पाई जाती है। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का, फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किनके हाथ का भोजन बना हुआ ग्रहण कर सकते हैं तथा किनके यहाँ पानी पी सकते हैं, किनके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी जा सकती है, किनके यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अपने लिए किया जाता है। इससे संबंधित नियम होते हैं। सामान्यतः ऊंची जाति द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जातियां स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन निम्न जातियों द्वारा बनाया गया भोजन, चाहे वह कच्चा हो या कभी कभी पक्का हो, या कच्चा या पक्का भोजन निम्न जातियां जो बनाती हैं, सामान्यतः उच्च जातियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यानी विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खास तौर से दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं लादी गई हैं। मालाबार में इजावहा लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने, गाय का दूध निकालने आदि की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को स्कूल, मंदिरों, कुओं, तालाब एवं सार्वजनिक स्थानों, बगीचों के उपयोग की मनाही थी। अछूतों की बस्तियां गांव से दूर होती थी। इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और अछूतों को अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत पेशा या व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके पेशे का बोध होता है। प्रत्येक जाति ये चाहती है
कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। अन्य जातियों के लोग भी एक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं, और ये व्यवसाय हैं जैसे व्यापार, खेतीबाड़ी, सेना में नौकरी आदि। विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का सदस्य बना रहता है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने से जाति परिवर्तन नहीं की जा सकती है, यानी जाति की सदस्यता जन्म से ही निश्चित हो जाती है और ये जन्मजात होती है। अब अंतिम विशेषता जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका कि उल्लेख घुरे ने किया है, और वह है जाति का राजनीतिक रूप। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनको लागू करती है। जाति पंचायत, उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक हैं। जाति के द्वारा न्यायिक और कार्यकारिणी संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण उसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है। यानी जाति जो है राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में जाति पंचायतों का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है। जाति पंचायत के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। वर्तमान में जाति पंचायतों का क्षेत्र सीमित हो गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बता देना आवश्यक समझती हूँ कि जाति की इन विशेषताओं में वर्तमान समय में बहुत कुछ बदलाव आया है, जिसके परिणाम स्वरूप जाति के संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। और वो क्या परिवर्तन हुआ है उन्हें मैं अपनी आगामी कक्षाओं में आपको बताऊंगी। इसके बाद मतलब जाति की विशेषताओं को जानने के बाद मैं आपको कल जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको परंपरागत सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत और आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत, ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत बताऊंगी। धन्यवाद।